दोस्तों नमस्कार। 3 दिन पहले लाइव चर्चा में हमने आपसे जैसे आशंका जताई थी न्यूनतम वेतन के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बारे में, वह सच साबित हुई। आज मध्य प्रदेश के श्रम विभाग ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सूचना जारी कर दी। 50 रुपए की तुच्छ सी बढ़ोतरी की गई है, जिसको पढ़कर मध्य प्रदेश के लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी, कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी, निजी क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर सब हैरान और परेशान है। और हर कोई सरकार की इस 50 रुपए की बढ़ोतरी पर सरकार की आलोचना कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि 4-5 दिन पहले जब केंद्र सरकार ने इसी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया था और आपने न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए पढ़कर खुशियां मनाई थी कि हो सकता है कि हमारी भी इतनी वेतन हो जाएगी, और जितने आप केंद्र के न्यूनतम वेतन के सूचना पढ़कर उत्साहित थे, उतनी ही निराशा आज मध्य प्रदेश की श्रम विभाग के सूचना से हुई है, और निराशा होना स्वाभाविक है। 50 रुपए की बढ़ोतरी तब हुई है जब पिछले 15 दिन में खाने के तेल में ही 40-50 रुपए लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी है। अगर सरकार ने पिछले 6 महीने में जो महंगाई बढ़ी है उसी को ईमानदारी से आकलन किया होगा तो भी इस न्यूनतम वेतन के महंगाई भत्ते में कम से कम 500-700 रुपए महीने की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 50 रुपए की बढ़ोतरी करके सरकार ने ये संदेश दे दिया कि कामगार कर्मचारी वर्ग के प्रति सरकार का जो रुख है वह नहीं बदला है, और वह अन्याय जो करती आ रही है वो आगे भी जारी रहेगा। ठीक ये वैसी ही स्थिति है जैसी अंग्रेजों के समय हुआ करती थी। अंग्रेज भी कामगार कर्मचारी वर्ग को न्यूनतम सी सुविधाएं देने के लिए तैयार नहीं थे। आप यह को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो यह जानकारी को आप ग्रहण कर लें कि आजादी की लड़ाई किसी बनिया व्यापारी ने नहीं लड़ी थी। आजादी की लड़ाई जमींदारों सामंतों ने भी नहीं लड़ी थी। कोई भी पैसे वाला व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या स्वाधीनता आंदोलन का संघर्ष कर रहे लोगों के साथ नहीं था। इस स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई इसी मजदूर वर्ग ने लड़ी थी जो अंग्रेजों से प्रताड़ित था, जिसे जो गुलाम था, जो 20-20 घंटे काम करता था और उसको कुछ नहीं मिलता था। एक नारकीय जीवन जी रहा था। न उनके पास शिक्षा की कोई व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी, और वेतन न्यूनतम वेतन का तो कोई कानून था ही। यानी कि आजादी की लड़ाई भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ मिलकर इस देश के करोड़ों करोड़ मेहनतकशों ने लड़ी थी और जीते थे, और तब जाकर आपको ये तमाम सारे अधिकार मिले थे जिनकी चर्चा अपन पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं कि न्यूनतम वेतन, साप्ताहिक अवकाश, महंगाई भत्ता वगैरह वगैरह। आज ठीक हम उसी स्थिति में खड़े हुए हैं जैसी स्थिति में आज से 75 साल पहले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में के अनुसार आज हम अमृत काल में जी रहे हैं। यह वो अमृत काल है जिसमें मजदूर की चर्चा नहीं हो रही, कर्मचारी की चर्चा नहीं हो रही, कामगार वर्ग की चर्चा नहीं हो रही। खुद प्रधानमंत्री ने भी 4 वर्गों की चर्चा की है, जिसमें मजदूर कर्मचारी वर्ग को उन्होंने छोड़ दिया है। उनकी नजर में इस समाज में
युवा रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, गरीब रहते हैं, और गरीब, युवा, महिला और किसान, उनने ये 4 वर्ग बना दिए। मजदूर वर्ग का नाम लेने से जो सरकारें कतरा रही हो, तो आप समझ जाइए कि ये मजदूर इन सरकारों के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। सरकारें मजदूर को, कर्मचारी को भुला देना चाहती हैं। आज जो 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यह इस बात का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, आपके छोटे छोटे संघर्षों के कारण 15 साल बाद जो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था, अप्रैल में 1 महीने वो आपको मिला भी, लेकिन कंपनी मालिकों के दबाव में मध्य प्रदेश की सरकार ने उस रिवाइज न्यूनतम वेतन को हाई कोर्ट में उलझा दिया। आज तक उलझा हुआ है। सरकार उस पूरे मामले पर चुप है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मध्य प्रदेश का कामगार कर्मचारी वर्ग एकजुट नहीं है, वो एकजुट नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को डराने की ताकत अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। आप हमारे इस फेसबुक पेज को ऊपर से नीचे तक अगर स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 1.5 साल में हमने रोजगार में सुरक्षा और जिंदा रहने लायक वेतन के सवाल को प्रमुखता से उठाते हुए आंदोलनों की एक झड़ी सी लगा दी थी। आंदोलनों में हमारी निरंतरता बनी रही थी। ऐसा कोई सा भी महीना नहीं गया जिस महीने में हम लोगों ने जिलों में, ब्लॉक में, भोपाल में अपने सवाल न उठाए हों। पिछले 3 महीने के अंदर ही अंदर 16 जून को हम लोगों ने भोपाल में धरना प्रदर्शन किया, बोर्ड ऑफिस चौराहे पर चक्का जाम किया। उसके भी सवाल यही थे कि रोजगार में सुरक्षा और जिंदा रहने लायक वेतन दो। 22 सितंबर को भी हमने भोपाल में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसका भी एक ही सवाल था कि हमें रोजगार में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन दो। अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का जिस तरीके से समर्थन, सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। पता नहीं इतने वो क्यों डरे हुए हैं। इतने तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी नहीं वो डरे थे। जहां महात्मा गांधी जी जाते थे, मजदूर अपने कारखाने छोड़कर, अपने कार्यस्थल छोड़कर उनके कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करता था, अपने हक की बात करता था। लेकिन आज जो मध्य प्रदेश का कामगार कर्मचारी वर्ग इस कदर सरकार ने डराकर रखा हुआ है कि वह अपने हक की बात भी करने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहा है। और यह पूरी जानकारियां सरकार के पास है, इसीलिए सरकार मनमानी पर उतारू है। और सरकार की इस मनमानी को रोकने के लिए, मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, वो है बदलाव। सरकार की इस नीतियों में लाने के लिए क्रांति आंदोलन करना, और इसके लिए हम सबको एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। हमें बगैर किसी किंतु परंतु के, हमें बगैर किसी लोग दबाव में आए बिना एक संगठन के नीचे अपने सही नेतृत्वकर्ता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हमने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का गठन किया। और आज हम ये कह सकते हैं कि 1.5-2 साल की हमारे लोगों की सक्रियता के बाद आज हमारे पास 250 से अधिक ऐसे लोग जुड़े हैं जो इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। लेकिन आम आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी इससे किसी के बहकावे में आकर दूर होता चला जा रहा है। 6 अगस्त 2023 का कार्यक्रम हुआ,
उसके बाद 22 सितंबर का कार्यक्रम हुआ नीलम पार्क में, दोनों का स्थान एक ही था। तब हमारे साथ आउटसोर्स कर्मचारी था, आज हमारे साथ अस्थायी कर्मचारी भी जुड़ गया है। और जिस दिन, जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि जिस दिन हम लोग, हमारी जितनी संख्या है उसका 20% भोपाल में आकर खड़े हो गए, उस दिन इस सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। सरकार ने बहुत साजिश के तहत ये सिस्टम तैयार किया है। उसने लाखों लोगों को तो न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर करके रखा है, लाखों लोगों को, जिनमें ग्राम पंचायतों के चौकीदार हैं, पंप ऑपरेटर हैं, भ्रष्ट हैं, सफाई कर्मी हैं, ये सब न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है। स्कूल और छात्रावास के अंशकालीन हैं, शाला विकास समिति के क्लास 4 के कर्मचारी हैं, ये तमाम सारे जो लोग हैं वो न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर। योग प्रशिक्षक न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है, ऐसे आशा कार्यकर्ता न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है, कोटवार न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है, और ये सरकार ने जानबूझकर किया है। और ये इसलिए किया है कि कुछ लोगों को न्यूनतम वेतन के दायरे में ले आए, कुछ लोगों को न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर कर दिया, क्योंकि जिससे इन दोनों की एकता अपनी नौकरी को स्थायी करने के आंदोलन में तब्दील न हो सके। यह सरकार की साजिश है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 2000-3000 में काम करा रही है, स्कूल और छात्रावास में 4000-5000 में काम करा रही है, आउटसोर्स कर्मचारियों से 6000-7000-8000 में काम करवा रही है। हमारे अस्पतालों के, मेडिकल कॉलेजों के जो हमारा कर्मचारी है आउटसोर्स का, उससे कितना बड़ा अन्याय है जी। इतना बड़ा अन्याय होने के बाद भी जितनी बड़ी एकता आपकी बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही। इसकी एक ही वजह हमको नजर आती है, वो वजह ये है कि हमारे अंदर जो कंपनियों के सुपरवाइजरों का, अधिकारियों का जो डर बैठा दिया गया है नौकरी से निकाल देने का, हम उस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना आसान था, क्योंकि हम उस दुश्मन को शक्ल देख के, चेहरा देखकर, उसका कलर देख के पहचान लेते थे कि ये हमारा दुश्मन है। लेकिन आज हमारे साथ अंग्रेजों से भी ज्यादा जो जुर्म कर रहे हैं वो हमारे ही रंग के लोग हैं, हमारे ही धर्म के लोग हैं, हमारी ही जातियों के लोग हैं, वही हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। चाहे वो स्कूल का प्रिंसिपल हो, छात्रावास का अधीक्षक हो, चाहे वो पंचायतों का सरपंच हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजों के अधिकारी हो, चाहे अस्पतालों के अधिकारी हो, चाहे कंपनियों के मालिक हो, चाहे उनके सुपरवाइजर हो, ये हमारे ही कलर के लोग हैं, हमारे ही रंग के लोग हैं, हमारी जातियों के, हमारे ही धर्म के लोग हैं। इसलिए ये जब हमारे अपने ही लोग अन्याय करने पर उतारू हो जाए, तब समझिए कि लड़ाई कितनी मुश्किल है। और इस लड़ाई में इस कामगार कर्मचारी वर्ग का साथ देने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता आगे नहीं आ रहा। कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे बीजेपी या कांग्रेस हो, सारी राजनीतिक पार्टियां आपको अपनी पार्टी का सदस्य बनाने के लिए तो आपके पास आएंगी, लेकिन आपको हक और अधिकार की, आपकी पीड़ा सुनने की, आपके लिए क्या करना है ये नहीं पूछेंगे और न भी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जितने सस्ते लोग उपलब्ध रहेंगे, जितने सस्ते में कर्मचारी मजदूर काम करने के लिए मिल जाएगा, उतना उनका मुनाफा बढ़ता जाएगा। ये जो ठेका प्रथा लागू की गई है, इस ठेका प्रथा को लागू करने के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि कंपनियां, अधिकारी कम से कम पैसे में अधिक से अधिक काम कराना चाहते हैं। यानी आपकी मेहनत की लूट खुलेआम चल रही है, और इस लूट पर अंकुश लगाने वाला जो एक विभाग है, श्रम विभाग, वह मालिकों की परस्ती में लगा हुआ है, उनकी सेवा में लगा हुआ है। वह कामगार कर्मचारी वर्ग के मुद्दे पर न बोलता है, न उनके हितों की रक्षा करने के लिए आगे आता है। तो साथियों, 50 रुपए की बढ़ोतरी सुनकर
बढ़कर आपको जितना गुस्सा आया है सरकार पर, श्रम विभाग पर, इस गुस्से को ठंडा मत होने देना, इस गुस्से को और बढ़ाइए। हम आने वाले दिनों में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, नवंबर के आखिरी में या दिसंबर के शुरू में हम लोग फिर भोपाल आएंगे और सरकार से कहेंगे कि ये अन्याय बंद कीजिए। और जब तक ये अन्याय बंद नहीं होता, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी सहित मोर्चा सरकार से लड़ता रहेगा। लड़ना इसलिए जरूरी है कि जो लोग बोलते रहते हैं उन्हीं की सुनी जाती है, जो नहीं बोलते हैं उनकी कोई नहीं सुनता, घर वाले भी नहीं सुनते। इसलिए हम निरंतर बोलते रहेंगे। अभी हमारे कुछ साथियों ने हमसे सवाल किया कि 22 सितंबर को जो आंदोलन किया था उसका क्या हुआ, उसके बाद का डेवलपमेंट क्या है। कल रात को इस माननीय श्रम मंत्री महोदय के कार्यालय से फोन आया। आज उन्होंने हम लोगों को बुलाया था, उन्होंने कहा कि आज सुबह आ जाइए 9:30 बजे, मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि भाई ये हम छिंदवाड़ा में रहते हैं, हमारे डेलीगेशन के दूसरे सदस्य जो है कोई सतना में रहता है, कोई रीवा में रहता है, कोई भिंड में रहता है, कोई धार में रहता है, कोई खंडवा में रहता है। अचानक 9 बजे हम उनको सूचना देंगे तो सुबह कैसे आ सकते हैं, संभव ही नहीं है। मैं खुद नहीं छिंदवाड़ा से सुबह पहुंच सकता, इसलिए कम से कम हमारे डेलीगेशन से अगर श्रम मंत्री जी को बात करनी है, हमको बुलाना है, तो इसकी जानकारी हमको 2 दिन पहले देना चाहिए, जिससे हम अपने डेलीगेशन को तैयार कर लें। किन मुद्दों पर बात करनी है हम अपने लोगों से विचार विमर्श कर लें और उसके बाद हमको हम माननीय मंत्री जी से बातचीत करने के लिए आएंगे। तो उनके कार्यालय से हमसे कहा गया है कि ठीक है, अगले मंगलवार को जब कैबिनेट की बैठक में मंत्री जी आएंगे उसमें आपकी बातचीत चर्चा माननीय श्रम मंत्री जी से कराएंगे। तो साथियों, जैसे ही हमको माननीय श्रम मंत्री जी के यहाँ से पहले से विधिवत तरीके से समय मिलता है, हम इस मुद्दे पर उनसे फिर चर्चा करेंगे और हमारे चर्चा के 2 ही बिंदु रहेंगे। पहला बिंदु कि ये जो हमारा ग्राम पंचायतों का चौकीदार है, पंप ऑपरेटर है, भ्रष्ट है, सफाई कर्मी है, उसको न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए। अंशकालीन कर्मचारी है, दैनिक मजदूरी वाला है, शाला प्रबंधन समिति का जो भ्रष्ट है, स्कूलों छात्रावास का, उनको न्यूनतम वेतन के दायरे में लाकर चतुर्थ श्रेणी के पद पर उनको नियमित किया जाए। दूसरा हमारा चर्चा का बिंदु यही रहेगा कि हमारे जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको केंद्र के समान न्यूनतम वेतन दिया जाए और वेतन भुगतान सीधे विभाग द्वारा कराया जाए, जिससे उनके रोजगार में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन मिल सके। इन्हीं 2 मुद्दों पर हम माननीय मंत्री जी से बातचीत करेंगे। हमें उम्मीद है कि इन 2 मुद्दों पर हम कुछ न कुछ सरकार से हासिल कर लेंगे और इसीलिए हम लोग निरंतर सक्रिय हैं और इसीलिए सरकार पर भी जो है दबाव है। जो हाई कोर्ट का जो स्टे लगा हुआ है वह स्टे भी संभवतः कुछ दिनों में हट सकता है। ऐसे श्रम मंत्री के यहाँ के ओएसडी का कहना था कि सरकार श्रम मंत्री जी खुद इस मामले में से चिंतित है और वो कुछ करने वाले हैं, शायद कुछ दिनों में स्टे हट सकता है। तो इस तरीके से 22 सितंबर का जो हमारा कामगार क्रांति आंदोलन था उसका असर आज तक सरकार के पास ऊपर है और इसलिए साथियों, मैं आज पुनः आप लोगों से कहता हूं कि जो सरकार के तमाम सारे विभाग हैं जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से भरे पड़े हैं, जिनकी संख्या दसियों लाख है, एक बार तो इकट्ठे हो जाइए अपने जीवन को सुरक्षित कराने के लिए। यदि आप एक बार इकट्ठे हो गए तो इस सरकार को और मध्य प्रदेश की जनता को ये पता चल जाएगा कि ये सरकार ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हम उस मध्य प्रदेश में जीवन जी रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर खुद उन्हीं की सरकार के वित्त विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की हालत कैसी होगी। यह दुनिया का पहला मामला है कि मुख्यमंत्री
ये ऊपर उन्हीं की सरकार के वित्त विभाग ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये खबर भी आपने पढ़ी। तो प्रतिबंध क्या लगाया है कि आप अनावश्यक आर्थिक खर्चे नहीं करेंगे। अब अनावश्यक आर्थिक खर्चे क्या होते हैं? जो भारी भारी मंच बन रहे थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये आनंद, वो आनंद, इन तमाम सारी चीजों पर मुख्यमंत्री पर प्रतिबंध लगा है। यह मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की शर्म की बात है। लेकिन बीजेपी को या उनके नेताओं को इस पर शर्म नहीं आएगी, क्योंकि वो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक आनंद में है। अभी जानकारी आई थी 2 करोड़ लोग उनकी पार्टी के सदस्य बन गए हैं, यानी वो निश्चिंत है कि हम 2 करोड़ लोग हमारे को हमेशा वोट देते रहेंगे। 2 करोड़ मतलब उनको डबल कर लें तो 4 करोड़ लोग उनको वोट देते रहेंगे, यानी उनकी सरकार हमेशा हमेशा बनती रहेगी, चलती रहेगी। ये उनके अंदर इस सदस्यता अभियान के बाद आत्मविश्वास पैदा हुआ है। इसलिए वो कामगार कर्मचारी वर्ग की बात नहीं सुनना चाहते, उनके लिए कोई फैसला नहीं करना चाहते। 50 रुपए की बढ़ोतरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कामगार कर्मचारी वर्ग के प्रति जो रुख है वो साफ हो गया है कि उसे आपकी परवाह नहीं है। जब सरकार को आप लोगों की परवाह नहीं है तो आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको तो उस सरकार से लड़ना चाहिए, क्योंकि इस सरकार को, कंपनी मालिकों को कामगार कर्मचारी वर्ग का खून चूस कर वो आदमखोर हो चुकी है। शेर, जंगल का शेर जब बस्तियों में आ जाता है, उससे मनुष्य के खून की जो आदत लग जाती है, तब वो आदमखोर हो जाता है। उसे काबू में लाने के लिए ग्रामीणों को इकट्ठे होना पड़ता है और उसको निपटाना पड़ता है। ठीक इस सरकार को भी जो आदमखोर हो चुकी है, आपका शोषण करते करके इसे निपटाने की तैयारी आप नहीं करेंगे, तब उस सरकार को आप डराएंगे नहीं, तब तक न तो आपके महंगाई भत्ते में कोई बढ़ोतरी होने वाली है, न ही आपकी नौकरी में सुरक्षा होने वाली है। और सरकार डरती है सिर्फ आंदोलनों से, और आंदोलनों में की दिशा, आंदोलन की रणनीति अगर सही है तो सरकार डरेगी। सरकार भीड़ से भी नहीं डरती है। आपने देखा होगा कि 22 सितंबर को बहुत भीड़ नहीं थी, लेकिन 22 सितंबर का जो हमारा मुद्दा था, वो मुद्दा इतना ताकतवर था जिसे मीडिया ने जनता तक पहुंचाया। उस मुद्दे से सरकार डरी थी और उसने चारों तरफ पुलिस का बड़ा पहरा लगा दिया था। मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था कि ये सरकार 2000-5000 में काम करा रही है। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। जो सरकार सब तरफ अमन चैन के दावे करती हो और वहीं दूसरी तरफ जनता को ये पता चले कि ये तो 2000-5000 में काम करा रही है सरकार, तो निश्चित रूप से सरकार की बदनामी होती है, सरकार डरती है। इसलिए साथियों, सरकार को जो करना था उसने कर लिया। हम लोगों को क्या करना है इस पर विचार कीजिए। यदि हम थोड़ी देर के लिए गुस्सा होकर सरकार की आलोचना कर घर पर बैठ गए और अपने काम पर गए, काम से वापस आ गए, तो हम इसी तरीके से गुलाम बने रहेंगे। हम काम भी करें, सरकार से अपने हक अधिकार की बात भी करें, लड़े भी और जीतने के लिए लड़े। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आप लोग जो डरे हुए हैं अपने डर से बाहर आएंगे, संघर्षों का महत्व समझेंगे, एक अच्छे नेतृत्व के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित कराने की लड़ाई आप लड़ेंगे और उस लड़ाई को जीतने तक लड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे भी। इसी के साथ आप सब लोगों को पुनः नमस्कार। आप इस चर्चा को अधिक से अधिक शेयर करें, आम लोगों तक भी पहुंचाएं कि सरकार कामगार कर्मचारी वर्ग के प्रति कितनी क्रूर अमानवीय हो चुकी है। जितने ज्यादातर लोगों के पास आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के आंदोलन की जानकारी पहुंचेगी, जितना अधिक आप लोगों को जन समर्थन मिलेगा, उतनी जल्दी सरकार डरेगी और आपके साथ न्याय करेगी। नमस्कार।